आज की कहानी का नाम है आखिर सास बहू से क्यों जलने लगी। अपने बच्चों की प्रशंसा पर कौन खुश नहीं होता। रमा भी बहुत खुश होती थी। अपनी दोनों बहुओं की बातें वह बढ़ चढ़कर लोगों को बताती। उनकी बहुएं हैं ही अच्छी, जैसी सुंदर और सलोनी वैसी ही सुंदर व विनम्र भी। एक कॉन्वेंट स्कूल की टीचर है तो दूसरी बैंक में अफसर। रमा के लिए बच्चे ही उनकी दुनिया है। उन्हें जितनी बार वह देखती मन ही मन खुश होती। दोनों लड़कों के साथ साथ दोनों बहुओं का भी वह खूब ध्यान रखती। वह बहुओं को इस तरह रखती कि बाहर से आने वाला अनजान व्यक्ति देखे तो पता न चले कि ये लड़कियां हैं या बहुएं हैं। सभी परंपराओं और प्रथाओं से परे घर के सभी दायित्व को वह खुद ही संभालती। बहुओं की सुविधा और आजादी में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। लड़के तो लड़के, माँ के प्यार और प्रोत्साहन से पराए घर से आई लड़कियों ने भी प्रगति की। माँ का स्नेह, सीख, समझदारी और विश्वास मान्या और उर्मी के आचरण में साफ झलकता। देखते ही देखते अपने छोटे से सीमित दायरे में उन्हें यश भी मिला और नाम भी। कार्यालय और मोहल्ले में वे दोनों ही अच्छी खासी लोकप्रिय हो गई। जिसे देखो वही अपने घर मान्या और उर्मी का उदाहरण देता कि भाई बहुएं हों तो बस मान्या और उर्मी जैसी। रमा, तूने मान्या व उर्मी के रूप में दो रतन पाए हैं, वरना आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। और इसी के साथ कॉलोनी की महिलाओं का एक दूसरे का बहुपुराण शुरू हो जाता। रमा को तुलना भली ना लगती। उन्हें तो इसकी उसकी बुराई भी करनी नहीं आती, पर अपनी बहुओं की बड़ाई उन्हें खूब सुहाती थी। वह खुशी से फूली ना समाती। इधर कुछ समय से रमा की सोच बदल रही है। मान्या और उर्मी की यह हरदम की बड़ाई उन्हें कहीं ना कहीं खटक रही है। अपने ही मन के भाव रमा को स्तब्ध सा कर देते हैं। वह लाख अपने को धिक्कारे फटकारे, पर विचार है कि ना चाहते हुए भी चले आते हैं। मैं जो दिन भर खटती हूँ, परिवार में सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हूँ, दोनों बहुओं की आज़ादी में बाधक नहीं बनती, उन पर घर परिवार का दायित्व नहीं डालती, तो क्या कुछ भी नहीं। बहुओं को भी देखो, पूरी की पूरी प्रशंसा कैसे सहजता के साथ खुद ही ओढ़ लेती है। माँ का कहीं कोई जिक्र तक नहीं करती। उनकी सफलता में मेरा काम क्या कुछ भी नहीं। अपनी दोनों बहुओं के प्रति रमा का मन जब भी कड़वाता तो वह कठोर हो जाती, बात बेबात डांट डपट कर देती, तो वे हक बकाई सी हैरान रह जाती। मान्या और उर्मी का सहमापन रमा को कचोट जाता। अपने व्यवहार पर उन्हें पछतावा हो जाता और जल्द ही सामान्य होकर वह उनके प्रति पुनः उदार और ममतामयी हो उठती। माजी में आए इस बदलाव को देखकर मान्या और उर्मी असमंजस में पड़ जाती, पर काम की व्यवस्था के कारण वे इस समस्या पर विचार नहीं कर पाती थी। फिर सोचती कि माँ का क्या, पल में तोला पल में माशा, अभी डांट रही है तो अभी बहलाना भी शुरू कर देगी। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। ठंड खूब बढ़ गई थी। उस दिन सुबह रमा से बिस्तर छोड़ते ही नहीं बन रहा था। ऊपर से सिर में तेज दर्द हो रहा था। फिर भी मान्या का ख्याल आते ही रमा हिम्मत कर उठी। किसी तरह अपने को घसीट कर रसोई घर में ले गई और चुपचाप मान्या को दूध व दलिया दिया। रात की बची सब्जी माइक्रोवेव में गरम कर दो पराठे बनाकर उसका लंच भी पैक कर दिया। माँ का मूड बिगड़ा समझकर मान्या ने बिना किसी नाज नखरे के नाश्ता किया। लंच बॉक्स रख टाटा बाय कहती भागती हुई घर से निकल गई। 9 बजे तक उर्मी भी चली गई। सुयश और सुजय के जाने के बाद अंत में राघव भी चले गए थे। 10 बजे तक घर में सन्नाटा छा जाता है। पीछे एक आंधी अंधड़ छोड़कर सभी चले जाते हैं। कहीं गीला तौलिया पलंग पर पड़ा है तो कहीं गंदे मोजे जमीन पर, कहीं रेडियो बज रहा है तो किसी के कमरे में टेलीविजन चल रहा है। किसी ने दूध अधपिया छोड़ दिया है तो किसी ने टोस्ट को बस जरा सा कुतर कर ही रख दिया है। लो, अब भुगतो, सहेजो और समेटो। कभी आनंद अनुराग से किए जाने वाले काम
अब रमा को बेमजा बोझ लगते। सास के जीते जी उनके उपदेशों पर उसने ध्यान ना दिया। अब जाकर रमा उनकी बातों का मर्म मान रही थी। बहू, तू तो अपनी बहुओं को बिगाड़ के ही दम लेगी। हर दम उनके आगे पीछे डोलती रहती है, हर बात उनके मन की करती है। अरे ऐसा तो ना कहीं देखा ना सुना। डोर इतनी ढीली भी ना छोड़, लगाम तनिक कस के रख। अम्मा, ये भी तो किसी के घर की बेटियां हैं, घोड़ियां तो नहीं कि उनकी लगाम कसी जाए। सास से रमा ठिठोली करती तो वह बेचारी चुप हो जाती। तब मान्या और उर्मी उसका कितना मान करती थी, हर दम माँ माँ करती आगे पीछे लगी रहती थी। अब तो सारी सुख सुविधाओं का उन्होंने स्वभाव बना लिया है। न घर की परवाह, न माँ से मतलब। एक के लिए उसकी टीचरी और दूसरी के लिए उसकी अफसरी ही सब कुछ है। घर का क्या, माँ है, सुशीला है, फिर काम भी कितना, पकाना, खाना, सहेजना, समेटना, धोना और पोंछना। बस शरीर की कमजोरी से रमा के अंतस को और भी उर्ग बना दिया था। सुशीला काम निपटाकर घर से निकली तो 2 बज चुके थे। रमा का शरीर टूट रहा था, बुखार सा लग रहा था, खाने का बिल्कुल भी मन ना था। उन्होंने मान्या की थाली परोसकर मेज पर ढककर रख दी और खुद चटाई लेकर बरामदे की धूप में जा लेटी। बाहर के दरवाजे का खटका सुन रमा चौंकी। रोज की तरह मान्या 2:30 बजे आ गई थी। अरे माँ जी, आप धूप सेक रही हैं? चहकती हुई मान्या अंदर अपने कमरे में चली गई और चाह कर भी रमा आंखें ना खोल पाई। हाथ मुंह धोकर मान्या वापस पलटी तो रमा अभी भी आंखें मूंदे पड़ी थी। मेज पर एक ही थाली। मान्या ने खुद से प्रश्न किया, फिर सोचा शायद माँ जी खाकर लेटी है, थक गई होंगी बेचारी, दिन भर काम करती रहती है। रमा को झुरझुरी सी लगी। वह धीरे से उठी, चटाई लपेटी, दरवाज़ा बंद किया और कांपती हुई अपनी रजाई में जा लेटी। उधर मान्या को खाने के साथ कुछ पढ़ने की आदत है। उस दिन भी वही हुआ। खाने के साथ वह पत्रिका की कहानी में उलझी रही तो उसे यह पता नहीं चला कि माँ जी कब उठी और कब जाकर अपने कमरे में लेट गई। बड़ी देर बाद वह मेज पर से बर्तन समेटकर जब रमा के पास पहुंची तो वह सो चुकी थी। गहरी नींद है, सोने दो, शाम को समझ लूंगी। सोचते सोचते मान्या भी जा लेटी तो झपकी लग गई। रोज का यही नियम था। दोपहर के खाने के बाद घंटा 2 घंटा दोनों अपने अपने कमरों में झपकी ले लेती। शाम की चाय बनाने के बाद ही रमा मान्या को जगाती। सोचती बच्ची थकी है, जब तक चाय बनती है उसे सो लेने दिया जाए। बहुत सारे लाड़ के बाद जाग कर मान्या चाय पीती, स्कूल की कॉपियां चेक करती और अगले दिन का पाठ तैयार करती। इस बीच रमा रसोई में चली जाती और रात का खाना बनाती। जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाती ताकि शाम का कुछ समय अपने परिवार के साथ मिल बैठकर गुजार सके। संगीत के शौकीन पति राघव आते ही टेप रिकॉर्ड चला देते तो घर चहकने लगता। उर्मी को आते ही माजी से लाड़ की ललक लगती। बैग रखकर वह वहीं सोफे पर पसर जाती। सुजय एक विदेशी कंपनी में बड़ा अफसर था। रोज देर से घर आता और सुयश सदा का चुप्पा। जरा सी है हेलो के बाद अखबार में मुंह देकर बैठ जाता था। उर्मी उससे उलझती, टेलीविज़न बंद कर घुमा लाने को मचलती। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते। ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक के चलते घर भरा भरा लगता और रमा अभिमान अनुराग से ओतप्रोत हो जाती। लगातार बजती दरवाजे की घंटी से मान्या अचकचाकर उठ बैठी। खूब अंधेरा घिर आया था। दौड़कर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने तमतमाई उर्मी खड़ी थी। कितनी देर से घंटी बजा रही हूँ, आप अभी तक सो रही थी? माँ कहाँ है? कहकर उर्मी के कमरे की ओर दौड़ी। माँ जी को कुछ खबर ही ना थी। वह तो बुखार से तपी पड़ी थी। डॉक्टर आया, जांच के बाद दवा लिखकर समझा गया कि कैसे और कब कब लेनी है। घर सुनसान था और सभी गुमसुम। मान्या का बुरा हाल था। मैं तो समझी कि माँ जी थक कर सोई हुई हैं। हाय, मुझे तो पता ही ना चला कि उन्हें इतना तेज बुखार है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है?
बुखार ही तो है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पापा ने मान्या को पुचकारा तो उसकी आंखें भर आई। अरे, इसमें रोने की कौन सी बात है? राघव बिगड़ गए। अगले दिन दिन चढ़े रमा की आंख खुली तो राघव को छोड़कर सभी अपने अपने काम पर जा चुके थे। घर में इधर उधर देखकर रमा आकुलाई तो राघव उसके बिना बोले ही भावों को तुरंत ताड़ गए। मान्या तो जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने ही जबरदस्ती उसे स्कूल भेज दिया है। उर्मी को तो तुम जानती ही हो, इतनी बड़ी अफसरी, तिस पर नई नई नौकरी छुट्टी का तो सवाल ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी काम जरूरी ठहरे, मेरा क्या, बीमार हूँ तो ठीक भी हो जाऊंगी, रमा ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। राघव ने बताया, मान्या तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर गई है और उर्मी ने सूप बनाकर रख दिया है। रमा ने बारी बारी से दोनों चीजें चक्कर देखी। खिचड़ी उसे फीकी लगी और सूप का सैला। 3 दिनों तक घर मशीन की तरह चलता रहा। राघव छुट्टी लेकर पत्नी की सेवा करते रहे। बाकी सब समय पर जाते, समय पर आते, आकर कुछ समय माँ के साथ बिताते। तीसरे दिन रमा का बुखार उतरा। दोपहर में खिचड़ी खाकर वह भी राघव के साथ बरामदे में धूप में जाकर बैठ गई। राघव पेपर देखने लगे तो रमा ने भी पत्रिका उठा ली। ठीक तभी बाहर का दरवाजा खुलने का खटका हुआ। रमा ने मुड़कर देखा तो मान्या थी। साथ में 2-3 उसके स्कूल की ही अध्यापिकाएं भी थी। अरे माँ जी, आप अच्छी हो गई। खुशी से मान्या ने आते ही उन्हें कुछ पकड़ाया और खुद अंदर चली गई। अरे, यह क्या है? रमा ने पैकेट को उलट पुलट कर देखा। आंटी, मान्या को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। क्या इनाम? अपनी मनु को? जी आंटी, छोटा मोटा नहीं, यह रीजनल अवार्ड है। रोमांचित रमा ने झटपट पैकेट खोला। अंदर गोल डब्बी में सोने का मेडल झिलमिला रहा था। प्रमाण पत्र के साथ 10,000 रुपए का चेक भी था। मारी खुशी के रमा की आवाज ही गुम हो गई। आंटी, देखो ना, मान्या ने कोई ट्रीट तक नहीं दी। कहने लगी, पहले माँ को दिखाऊंगी, अब देखो ना कब से अंदर जा छिपी है। खुशी के लम्हों से निकलकर रमा ने मान्या को आवाज लगाई। मनु बेटा, आना तो जरा। अपने लिए मनु का संबोधन सुन मान्या भला रुक सकती थी क्या? आते ही सहजता से उसने अपनी सहेलियों का परिचय कराया। माँ, यह सौंदर्य है, यह नसीफा और यह अमरजीत। माँ, ये आपसे मिलने नहीं, आपको देखने आई हैं। वह क्या है ना माँ, यह समझती है कि आप संसार का 8वां अजूबा हो। यह क्या बात हुई भला? रमा के माथे पर बल पड़ गए। मान्या की सहेलियां कुछ सकपकाई, फिर सफाई देते हुए बोली, आंटी, असल में मान्या आपकी इतनी बातें करती है कि हम तो समझते थे कि आप ही मान्या की माँ हैं। हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि आप इसकी सास हैं। अब तो पता चल गया ना। अब लड्डू बांटो। मान्या ने मुंह बनाया। लड्डू तो अब मुझे बांटने होंगे। रमा ने पति को आवाज लगाई। अजी, जरा फोन तो लगाइए और इन सभी की मनपसंद कोई चीज़ जैसे पिज़्ज़ा, पेस्ट्री और आइसक्रीम मंगा लीजिए। रमा ने मान से मेडल मान्या के गले में डाला और खुद अभिमान से इतराई। मान्या लाज से लजाई। सभी ने तालियां बजाई। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।